हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 4 तक समझ लिया, हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या, उसके अंदर कौन कौन से टाइप के वर्ड्स यूज़ होंगे, कितनी क्लासिफिकेशन है, क्या क्या कंडीशंस है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है जो हमने सेक्शन 4 में देखा था। तो वो सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई हैं और हमने उनको कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिएगा, एनआई एक्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, चैनल पे जाकर देखेंगे। तो अब हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके एसेंशियल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो किस तरीके से वो डिसऑनर होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल समझ आ गया तो समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आराम से समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल से, आपने पहले भी कभी देखा होगा ये, और छोटी क्लासेस में भी हम देखते हैं, 11th 12th में भी कई बार ये समझाया जाता है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने बी से कोई सामान खरीदा, ए ने बी से कोई सामान खरीदा, इसका मतलब ए ने बी के पैसे देने हैं। तो जिसने पैसे देने हैं, जो देने वाला है, पैसे देने वाला है, वो क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। और जो पैसे लेने वाला है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। अगर यहीं पे हम प्रॉमिसरी नोट का केस ले लेते तो प्रॉमिसरी नोट कौन बना के देता है? जो पैसे देने वाला होता है। किसको बना के देता है? पैसे लेने वाले को, और बोलता है कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? पैसे लेने वाला बनाता है, क्रेडिटर बनाता है। इसलिए क्रेडिटर को क्या बोलते हैं? ड्रॉअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर, कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। तो ये एक पार्टी भी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। जब वो आपसे पूछेगा कितनी पार्टीज होती हैं या हु आर द पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आपको लिखना होगा कि ड्रॉअर भी एक पार्टी है। उसके अलावा अब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि भाई तूने मेरे पैसे देने हैं। किसने? ए ने। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पास लेके जाता है कि तूने मेरे इतने पैसे देने हैं। ए इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ए क्या करता है? इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम ए को एक्सेप्टर बोल सकते हैं या फिर ड्रॉई बोल सकते हैं, कि जिसने पैसे देने हैं, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है। कि भाई ये बोलेगा 3 महीने बाद मेरे पैसे दे दियो, ये इस पे साइन कर दे, इसको एक्सेप्ट कर दे, उसके ऊपर एक्सेप्ट लिख के अपने साइन कर देता है। तो ये मान लिया जाता है कि अब इसने 3 महीने बाद, जब ये मैच्योर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इसने इसको पे करना है। तो इसने ड्रॉ करके इसको दे दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये दो पार्टीज हो गई, ड्रॉअर हो गया, ड्रॉई हो गया। इतना कंसेप्ट समझ आ गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि इसने पैसे लेने हैं, इसने देने हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, इसके पास जाएगा, बोलेगा ले भाई तूने मेरे पैसे देने, इसको एक्सेप्ट कर ले। ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये ड्रॉई बन गया, ड्रॉअर बन गया। 3 महीने बाद अब क्या होगा? 3 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के बाद क्या होगा कि बी क्या कर सकता है? जो 3 महीने का ड्यूरेशन था, कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको 3 महीने का एग्जाम्पल दिया, 4 महीने, 5 महीने, उस दौरान क्या करे? इसको भाई पैसों की जरूरत है बीच में। तो ये दो काम कर सकता है, या तो ये सीधा बैंक के पास जा सकता है, बैंक के पास जाके इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा लेगा, कि भाई बोलेगा इससे मुझे 1000 रुपए मिलने थे, आप मुझे 900 रुपए दे दो, आप 3 महीने बाद जाके 1000 रुपए पूरे ले लेना वहां से। तो बैंक इसको डिस्काउंट कर देगा। अब बैंक जो है 3 महीने बाद जाएगा ए के पास और उससे बोलेगा कि मेरे पैसे दे दे इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले। तो ये जो बैंक है यहाँ पे क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेई, जो पैसे लेने वाला है, जो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। या फिर अगर ये बी अपने पास ही रखता है, वेट करता है 3 महीने का कि भाई 3 महीने बीतेंगे फिर मैं उसके पास जाऊंगा और अपनी पेमेंट लूंगा, तो तब यहां पे ये पेई बन जाएगा, पैसे लेने वाला। या फिर बी क्या कर सकता था? हमने एंडोर्समेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे सी कोई इंडिविजुअल है, कोई भी हो सकता था, उसके पास जाएगा और ये अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसको एंडोर्स कर देगा और उससे कुछ पैसे ले लेगा। तो यहां पे फिर 3 महीने बाद ये सी जो है ए के पास जाएगा और पैसे मांगेगा। तो पे यहां पे 3 में से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पे और ड्रॉअर सेम व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कैसे? जैसे ये पे ही बन गया, ये पे ही बन गया, जो भी होल्डर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का वो क्या बन जाएगा? पे ही बन जाएगा, उसको पेमेंट मिलनी है। तो 3 पार्टीज आ गई हमारे पास। कौन कौन सी पार्टीज आ गई अगर हम देखें तो हमारे पास ड्रॉअर आ गया, ड्रॉई आ गया और पेई आ गया। ड्रॉअर कौन होता है? जो बनाता है बिल को। ड्रॉई कौन होता है? जो उसको एक्सेप्ट करता है। और पेई कौन होता है? जो उसको होल्ड कर रहा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट पे। पेई दोनों सेम भी हो सकते हैं, ड्रॉअर और पेई सेम व्यक्ति भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। वो कैसे सेम होंगे वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो अब हम एक बार सेक्शन 5 की डेफिनेशन रीड करते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या बोला गया है। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में समझा था
ठीक है, इन राइटिंग। अब सबसे जरूरी चीज है, जो जो ये बातें बोल रहा है वही इसके एसेंशियल्स बनेंगे, जो जो बातें इसने डेफिनेशन में बोली है वही इसके एसेंशियल है, वो चीजें पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कैसे होनी चाहिए, राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग में फर्स्ट हमारा एसेंशियल आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसके अंदर कैसा ऑर्डर होना चाहिए, अनकंडीशनल। जैसे यहाँ पे इसने इसको ऑर्डर किया ना, तो ये अनकंडीशनल, ऐसे कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, या फिर अगर कंडीशन लगाई भी जाएगी तो ऐसी कंडीशन होगी जो कि सर्टेन होगी, भाई वो चीज होगी। जैसे मैं बोलूँ ये कंडीशन है कि जब बी की डेथ होगी, तो अब ये तो एक सर्टेन चीज है, वो तो होनी ही होनी है, या फिर ऐसी चीज हो या फिर उसके ऊपर कोई भी कंडीशन ना हो। तो कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जो मेकर है, जो ड्रॉअर है, वो उसके ऊपर साइन जरूर करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, यहाँ पे सर्टेन पर्सन कौन था, ए था, इसको ये डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है एक सर्टेन पर्सन को, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। उसको बोलेगा एक सर्टेन सम ऑफ मनी बोलिए, वो ये नहीं बोलेगा तूने मेरे पैसे देने, इतनी बात नहीं, वो बोलेगा जैसे यहाँ पे उसने उसके 1000 रुपए देने थे, तो उसको बोलेगा 1000 रुपए का अमाउंट है, तो टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी बताई जाएगी और सिर्फ मनी ही होगी, उसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ। अभी किसको पे करने के लिए बोलेगा, टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, की ये जो सर्टेन पर्सन था इसके कहने पे, या फिर जो इसको बियर कर रहा होगा उसको, और ये बियर कैसे कर रहा होगा, इसने एंडोर्स किया होगा या डिस्काउंट कराया होगा, तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें होनी जरूरी है। आप देखिए एसेंशियल्स हैं, इसके अंदर कुछ बातें और बताई गई हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बात समझ आ गई, राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी बात, एन ऑर्डर टू पे, एक्सप्रेसली लिखोगे कि ये ऑर्डर टू पे है। तीसरी बात, अनकंडीशनल ऑर्डर, ये समझ आ गया। चौथी बात, मनी एंड मनी ओनली होगी। पांचवी बात, साइंड बाय द मेकर, जो मेकर है जैसे यहाँ पे बी है वो उसको साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ये सारे सर्टेन पर्सन होंगे, जो तीनों पर्सन है ये सर्टेन होंगे, मैंने इनको 3 अलग अलग पॉइंट बना दिया। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन कौन है, ए। सर्टेन सम ऑफ मनी 1000 रुपए। ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन कौन, बी, सर्टेन पर्सन ऑर्डर कर रहा है। फिर 9 पॉइंट है, नॉट पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड वाला नहीं होगा, सिर्फ पेबल टू बियरर होगा। बियरर होगा जो, जैसे यहाँ पे बियरर हो गया सी, या बैंक जिसको इसने खुद दिया है, जो होल्ड कर रहा है उसको। ऑन डिमांड नहीं होगा कि वो जब भी जाके मांग ले 3 महीने से पहले, 3 महीने के बाद, ऐसा नहीं। ऑन डिमांड नहीं, बियरर होगा लेकिन ऑन डिमांड नहीं होगा। ऑन डिमांड को, ये मैंने पहले भी बताया था, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 के अंदर मना कर रखा है, ऑन डिमांड वाला नहीं होगा। इसके अंदर 3 पार्टीज होंगी, कौन कौन सी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, ये मैंने समझा दिया। उसके बाद प्लेस मस्ट बी देयर एंड स्टैंप, उसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि किस जगह पे बनाया गया और उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी। अब इसको लिखने का क्या फायदा होता है, अगर मान लीजिए सूट करना है या इस तरीके की कोई चीज करनी है, तो उससे जुरिस्डिक्शन का पता चल जाता है। फिर कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन के बिना नहीं होगा। और एक्सेप्टेंस शुड बी देयर, एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर यहाँ पे ए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो नहीं माना जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो एक्सेप्टेंस शुड बी देयर। अब देखिए ये सारी जो हमने बातें पूरी कर दी, ये बातें पूरी कर दी, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिसऑनर हो सकता है। डिसऑनर मतलब कि हमें पेमेंट नहीं मिली। अब डिसऑनर किस किस तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। या तो ये इसके पास जाए बिल ऑफ एक्सचेंज बना के और ये इसको एक्सेप्ट ना करे, तो फर्स्ट क्या हो गया, बाय नॉन एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या है, बाय नॉन पेमेंट। एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, 3 महीने बाद ये इसके पास पहुंचा, या इनमें से कोई भी पे इसके पास पहुंचा और बोला कि भाई टाइम बीत गया, पेमेंट कर दे, ये पेमेंट नहीं करता तो हो जाएगा। या फिर बाय नॉन प्रेजेंटेशन की, ये प्रेजेंट ही नहीं करते इसके पास। तो इन 3 तरीके से जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो जाता है। अब इसको डिसऑनर होने के इफेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली 2 ही इफेक्ट होते हैं। या एक तो डिफेमेशन होगी कि भाई ये तो पैसा ही नहीं दे रहा, इसका नाम खराब हो जाएगा मार्केट के अंदर। और दूसरी बात की ये जो भी इसका होल्डर होगा वो इसके ऊपर सूट कर सकता है कि भाई इसने मेरे पैसे देने थे, मेरे पास प्रूफ है इस तारीख का और ये मेरे पैसे नहीं पे कर रहा। तो ये सारी चीजें आती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 6 को समझेंगे, जहाँ पे हमें चेक समझाया गया कि चेक क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही।